हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लेक्चर हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है चैप्टर उसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला लेक्चर हमारा आ चुका है, उसको आप पहले देख लें, तब आप सेकेंड लेक्चर पे आइए बच्चों, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये पहला जो पार्ट था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम डिस्कस करेंगे और उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आराम से हम लोग धीरे धीरे करके पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे बच्चों हैं। और जब मेरा बच्चों ये चैप्टर जब आपका हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो लगातार लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोग। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organism is this ability, देखो बच्चों, ability to sense their surrounding or environment and respond to their external stimuli which could be physical, chemical और biological। बच्चों इस वाले लाइन में इसमें बोला है कि और हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर पाते हैं। क्या बच्चों? अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं और इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कहते तो बात एक ही है, मतलब वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते, समझ सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू देयर, और अपने जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की हेल्प से उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो फिजिकल कैसे हो सकता है बच्चों? आपने कोई गर्म चीज़ देखी, गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ गया, आपने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। केमिकल होता है, आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो आपको, जैसे मान लो आप बहुत एक्सरसाइज कर रखे हो आप, तो आपका जो मस्कुलर है, जो आपका मसल्स है, वो अनएरोबिक रिस्पायरेशन करने लगता है बच्चों। क्या? अनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल भी होता है, तो इस तरीके से देखो हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं, और वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, सबसे ऑब्वियस और टेक्निकली मोर कॉम्प्लिकेटेड फीचर ये है कि अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड दे सकते हैं बच्चों। रिस्पॉन्ड किसकी हेल्प से? स्टिमुली की हेल्प से, जो कि फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। क्लियर? अगली लाइन बच्चों, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करेंगे? अपने सेंस ऑर्गन से। जैसे स्किन हो गई हमारी, नोज हो गया, टंग हो गया, आई हो गया, ठीक है ना। इन सब की हेल्प से अपने सेंस ऑर्गन से हम सेंस करते हैं। इन जो प्लांट होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों? हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्लियर हुआ आपको? हम अपने सेंस ऑर्गन से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं, सेंस करते हैं। क्लियर? प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। और जो प्लांट होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, देखा होगा जब लाइट पड़ती है तो उसकी पत्ती उस तरफ थोड़ी चली झुक जाती है। वाटर आपने देखोगा, हाइड्रो, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो बच्चों को पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लाइट की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पॉल्यूटेंट्स की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बच्चों पॉल्यूटेंट्स, लाइकन सुना आपने? लाइकन वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे जो पॉल्यूशन है वह कम होगा। बच्चों एक तरीके से हम देख सकते हैं प्लांट पॉल्यूशन को भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये बच्चों बेस है, ये हमारा क्या है, ये पूरे बायोलॉजी का बेस है। क्योंकि बायो क्या होती है? बायोलॉजी एक तरीके से स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ही अपने आप में एक बायोलॉजी है। तो हम इसका पूरा बेस है बच्चों, इसको क्लियर से समझना है आपको, एक एक लाइन। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपके डॉक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगली लाइन देखते हैं हम लोग, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्लूज। देखो बच्चों, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है जो कि सिंगल सेल होते हैं, उसमें ज़्यादा एडवांस लेवल के तरीके से बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। बच्चों ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th में, बच्चों सॉरी 9th में आपका सेल चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कि सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराने समय के सेल जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है,
इसमें डीएनए आरएनए की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों ये सब क्या है, पुराने सेल्स होती हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है, मतलब यूकैरियोटिक में भी मोर कॉम्प्लेक्स। कैसे सेंस करते हैं, ये इन्वायरमेंटल को सेंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक जो भी एक सेल है और एक हमारा यूकैरियोटिक वो भी एक सेल है। यूकैरियोटिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रोकैरियोटिक बहुत ही प्रिमिटिव वाला है, ठीक है ना। तो वो भी क्या करते हैं बच्चों, वो भी एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों आपने देखा होगा कि फोटो कितनी धूप कितना पड़ रहा है, धूप पड़ने के आधार पर भी सीजनल ब्रीडिंग होती है बच्चों, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है बच्चों। मतलब एक तरीके से लाइट अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है ना बच्चों। लाइट इफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है ना। देखो इतना मतलब उनके रिप्रोडक्शन तक इफेक्ट करता है क्या, इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक एबायोटिक होता है ना बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट सनलाइट भी उनके रिप्रोडक्शन पे असर करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है अपने अंदर केमिकल्स को हैंडल करते हैं, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। इसलिए देखो उनके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब प्रॉपर्टी एक तरीके से हम कंक्लूजन देख रहे हैं सबका आके, क्या कॉम्प्लेक्स है कैसा है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इस कारण से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, अवेयर, अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, उनकी जानकारी होती है हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बींग, बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद भी अपने लिए भी अवेयर होता है, हिमसेल्फ भी अवेयर होता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना बच्चों। खुद भी अवेयर होता है, वो अपने प्रति भी अवेयर होता है, ठीक है ना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर, ये लाइन पूरा समझ आया आपको, पूरा लाइन। इसमें लाइन में यही बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, अपने सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका लाइट, वाटर, टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है, ये सब पूरे लाइन में था। और ह्यूमन बींग की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो अपने से भी अवेयर है, उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, उसने अपने आप को दिमाग लगाया, दिमाग से मतलब सोचता रहा। तो एक तरीके से ह्यूमन बींग है, उसकी अलग ही प्रॉपर्टी है, वो सब कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये क्या है बच्चों, ह्यूमन बींग क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद का चिंतन करता है, खुद के बारे में समझता है। क्लियर, जैसे आप लोग समझ रहे हो आप। When it comes to ह्यूमन बींग, जब अब देखो बच्चों, अब ह्यूमन बींग की बात आए, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिफाइन द लिविंग स्टेट। अब ह्यूमन बींग की बात आए तो और ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। आपके मन में सोच रहे हो ऐसा क्यों, ह्यूमन बींग में ऐसा क्या है, इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि ह्यूमन बींग में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप देखते हो कोई बंदा कॉमा में है, कोई पेशेंट कॉमा में है। तो कॉमा का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका पूरा हार्ट, उसका पूरा लंग्स किसने मशीन से रिप्लेस हो गया है। क्या बच्चों, उसका हार्ट और उसका लंग जो है किससे रिप्लेस हो गया है, मशीन से। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, बच्चों कमेंट करके बताओ, लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे। आपको ये बताना है कि कोई पेशेंट है, क्या बच्चों, कोई पेशेंट है वो आईसीयू में है, कॉमा में है, मतलब कॉमा जानते हो आप, 50% लाइव है 50% डेड है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम कॉमा को। तो उस कंडीशन में है तो उसको आप क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो अब ह्यूमन में आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों देखो कॉमा में है, उसका हार्ट, उसका लंग्स मशीन के द्वारा चल रहा है, रिप्लेस कर रखा है, लेकिन उसके हम क्या कहेंगे। और अदरवाइज क्या कह सकते हैं हम, जो उसका पेशेंट है उसका ब्रेन तो डेड है, ब्रेन तो काम ही नहीं कर रहा, सब काम मशीन कर रहा है। इस कारण जो पेशेंट है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। बच्चों क्या बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लियर, तो आपसे ही क्वेश्चन था मेरा, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। क्या ऐसे पेशेंट जो कभी वापस नॉर्मल लाइफ में ना आ पाए, उनको आप क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। एक क्वेश्चन मेरा था आपसे, आपको बताना था, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो बच्चों आप आगे जाओगे
जब आप आई थिंक जब आप बोटेनी के बारे में पढ़ोगे या जूलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आप क्या देखोगे बच्चों कि सारा जो काम होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए होता है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, जो बोल रहा है ना कि ऑल लिविंग फिनोमिना, क्या बच्चों, ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। एक दूसरे को इंटरेक्शन करने के लिए सारे फिनोमिना होते हैं बच्चों, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल। देखो बच्चों, टिश्यू पहले प्रेजेंट नहीं हुआ, टिश्यू की प्रॉपर्टी पहले प्रेजेंट नहीं हुई। टिश्यू प्रेजेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें सेल्स का इंटरेक्शन था। बच्चों क्लियर कर लो, सेल का इंटरेक्शन हुआ, सेल आपस में एक दूसरे से जुड़े, बात करते रहे और बात करके बोला कि हमें यही काम करना है, हम इसी काम के लिए हैं, तो वही सारे सेल मिलके एक टिश्यू को बन गए। क्लियर? क्लियर बच्चों? ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ी बात इसने लिखी है एनसीईआरटी ने कि ऑल लिविंग फिनोमिना जो है वो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। एक दूसरे इंटरेक्शन इसलिए करते हैं ताकि किसी काम को, किसी वर्क को इफिशिएंट वे से कर पाएँ, अच्छे वे से कर पाएँ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली देखो सेलुलर ऑर्गेनेल्स, देखो सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स बट अराइज एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल्स। बच्चों जब सेल पे पढ़ते हो, सेल के बारे में सेल में देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया है और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, और बाकी आप देख लो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लायोसोम्स। तो ये सब बच्चों क्यों होते हैं? ये सब ऑर्गेनेल्स क्यों होते हैं बच्चों? ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स सभी मिलके एक काम को अच्छे ढंग से करने के लिए क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। क्लियर? आप मेरी बात को ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है ना। इस एनसीईआरटी आप समझोगे, एनसीईआरटी में कई बार ऐसा होता है जो आपको मतलब तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं क्लियर पाता? क्योंकि आपको अभी वो आपने पढ़ा नहीं है ना। हम लोगों ने किताबें पढ़ रखी हैं ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी बुक्स पढ़ रखी, तो हम पूरा एनसीईआरटी बोलना क्या चाहते हैं वो क्लियर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। पहली बार में आपको क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए आप बात को समझो और सेकंड टाइम खुद अपने आप पढ़ो। सेकंड टाइम अगर खुद अपने आप पढ़ लोगे तो गेम समझ लो बच्चों फिनिश चैप्टर का, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे कि पहले मैंने आपसे बोला था सेल जो होते हैं, सेल अपने आप काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे से हेल्प करते हैं। अरे चलो एक साथ हम कर लेते हैं। जैसे मान लो 2-3 बच्चे हो गए, प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो एक ग्रुप को पूरा देते हैं, तो वैसे सेल भी अपने आप को एक ग्रुप में बना लेती है। जो ग्रुप बना लेती है तो एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है और उसी स्पेसिफिक फंक्शन से एक टिश्यू बनता है। टिश्यू अपने आप नहीं बना बच्चों, टिश्यू क्यों बना? सेल के इंटरेक्शन से। उसी तरीके से मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से ऑर्गेनेल्स बनता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गेनेल्स बनता है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? यही सब जो ऊपर बात लिखी थी उसी को एक्सप्लेन करा है, उसी को एग्जाम्पल द्वारा, ठीक है ना। दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस कारण से बड़े बड़े इंसानों में छोटे छोटे लेवल जुड़ते एक बहुत ही बड़े विशाल ऑर्गेनिजम्स को, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वो डेवलप कर देता है। ठीक है बच्चों, क्या कर देता है? डेवलप कर देता है। इसलिए बोलते हैं बच्चों ऐसा नहीं होता, मेहनत आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, मेहनत आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। वो क्रिकेट मैच की तरह है, वो टेस्ट मैच की तरह है। जिस दिन आप धीरे 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 खेलते रहोगे, आराम से खेलते रहोगे, लेकिन जब आपकी रिजल्ट आएगा, जब देखेगा दुनिया, अरे ये बंदा तो इतना पढ़ता था। एक दिन में सफलता किसी को नहीं मिलती दोस्तों, ठीक है बच्चों। एक दिन में सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपको लगातार बराबर उस घंटे से मेहनत करना पड़ेगा, उसी समय बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यही बोल रहा है कि हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है। सभी सेल, एक सेल मिलके पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, पूरे ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट कर देता है बच्चों। तो कैसे होता है? वो आपस में जुड़ते रहते हैं, लगातार जुड़ते रहते हैं बच्चों, लगातार जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो लगातार काम करना पड़ता है, ये आपको बायोलॉजी भी कहता है। Therefore we can say that living organisms are self replicating। देखो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बच्चों जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप लिख लो, कॉपी में लिख लो, सामने तो टिक कर लो अभी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवॉल्विंग होते हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। दोबारा बच्चों बात सुनो मेरी। तो इसलिए ये जो लाइन बच्चों लिखी है ना, इस पूरे पैराग्राफ का समरी है। तो वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद डिवाइड हो सकते हैं। इवॉल्विंग बच्चों, इवोल्यूशन सुना आपने? पहले हम बोलते हैं हमारा जो प्रजाति थी, हमारी जो पूर्वज थे वो क्या थे? गोरिल्ला थे। तो इवॉल्विंग पावर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों, ठीक है।
सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपने आप को रेगुलेट करके रखते हैं। जब आपको ठंडी लगती है तो आपकी जो ये होती हैं, क्या बोलते हैं, आपकी जो हेयर होते हैं उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं बच्चों, खड़े हो जाते हैं। तो इसके कारण आपको गर्मी प्रोवाइड करता है। तो बॉडी क्या है आपकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको उस तरीके से रेगुलेट करती है। ठंडी में आपको कपकपी आती है, कपकपी क्या करती है, आपकी बॉडी को गर्मी लाती है, ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग भी होता है। क्लियर, ठीक है बच्चों, क्लियर होना चाहिए एक लाइन आपको। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग बच्चों, इसी रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्डिंग करने के लिए सारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कॉपी में लिख लो मेरे साथ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बच्चों वही बात दोबारा की, बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टोरी है। क्लियर बच्चों, कर लो, लाइफ की स्टोरी है। इसलिए बायो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी कि आप पढ़ने जा रहे हो, आप इंसान के बारे में, आप एक तरीके से बोल सकते हैं आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो बच्चों ना। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो। अब मैथमेटिक्स नहीं है, आपसे गलतियों के सवाल नहीं बनाइए, तो जीवन के बारे में है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप कहीं बाद में डॉक्टर बन गए तो क्या आपके ना पढ़ना एक इंसान को मार भी सकती है। कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो आपने मेहनत की, अच्छी मेहनत की, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर प्रैक्टिस भी आपने किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन मान लो आपके मन में नहीं रह गए, नहीं क्लियर हुआ आपको उस वक्त। तो इसलिए बच्चों आप ऐसा पढ़ो कि आपको एक ह्यूमन बॉडी को समझना है, उसको जानना है, तभी बाद में आप उस डॉक्टर की पोस्ट को संभाल पाओगे, ठीक है ना। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों इवोल्यूशन होता है हमारे बॉडी में, हमेशा इवोल्यूशन होता रहता है हमेशा, हर बार। मतलब पहले बोलते थे हम लोग गोरिल्ला थे, गोरिल्ला का था हमारा इवोल्यूशन हुआ। पहले ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे हेयर्स रहते थे, अब हेयर्स कम होने लगे। पहले एक पूंछ होती थी ह्यूमन की, टेल होती थी, अब टेल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये सब इवोल्यूशन से होता रहा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय, देखो बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट में हैं, जो पास्ट में थे और जो फ्यूचर में आएंगे, एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं बच्चों, एक दूसरे लिंक होते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल। देखो बच्चों पूरे बायो का समरी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये पैराग्राफ बच्चों टीचर्स बोलते हैं आपको समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो पूरे बायो को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों वो भी आ गया, जेनेटिक्स भी आ गया कि हम कैसे जुड़े हैं। हमारी जैसे जनरेशन आएगी, मान लो आपकी फादर थे, आपकी फादर में कुछ जेनेटिक मटेरियल होंगे कॉमन जो आपके अंदर आए, कुछ वेरिएशन होता है। रिप्रोडक्शन मतलब आपको मैंने पहले बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है बच्चों, लेकिन कुछ तो प्रॉपर्टी आपके अंदर आपके आती है ना, जब आपके जीन ट्रांसफ़र होता है आपके फादर मदर से, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, सब आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो। आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आपको मैं एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि बायो कितनी मज़ेदार है, एक एक चीज़ में इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़ते रहो। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल से ही हमारा पूरा जो फ्यूचर है, पास्ट है और जो प्रेजेंट है, सब लिंक्ड है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। अब डाइवर्सिटी आज बच्चों थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया चैप्टर। और चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद ही आपसे लास्ट ईयर से 10 साल में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे नीट एम्स जिसमें भी आए होंगे, जिपमर में, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। आपको पहले आंसर बताना पड़ेगा और आंसर आप जरूर कमेंट में लिखो, आंसर कमेंट में लिखोगे ताकि मुझे क्लियर होगा, फिर अगले दिन आपको आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना पूरा। अब एक लाइन दोबारा, एक लाइन हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज, देखो क्या पढ़ेंगे बच्चों, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। जब आप अपनी तरफ देखते हो, अपने चारों तरफ देखते हो, आपको बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना बच्चों, देखने को मिलते हैं। बीट पॉटेड प्लांट हो, चाहे गमले वाले प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे आपके पेट हो, चाहे दूसरे जानवर, चाहे पौधे हो, कितनी वैरायटीज़ है। चाहे पौधे हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कितनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी वैरायटी है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कांट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड अस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बच्चों, अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं बच्चों, क्या है, प्रेजेंट हैं। इफ़ यू were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase। बच्चों क्या है,
अगर आप अपना एरिया इंक्रीज करोगे, मान लो आप थोड़े एरिया में ऑब्जर्व करते थे, आपने अपना एरिया इंक्रीज किया तो आपको वैरायटी और रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, वैरायटी और रेंज भी ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्वियस, इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, बच्चों डेंस फॉरेस्ट घना जंगल में आप घूमने जाओगे, you would probably see a much larger, greater, we can say greater or larger number of kinds of living organisms in it। जब आप किसी घने जंगल में घूमने जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। जो भी आप देखते हो, जो भी आप एक एक चीज़ वहाँ देखते हो, क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, एक प्रजाति को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? जैसे मान लो आपने डॉग देखा, तो डॉग के अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज होती है, एक दूसरा डॉग होता है, एक दूसरा डॉग होता है, एक पमेरियन होता है, पता नहीं कौन कौन सा होता है, जर्मन शेफर्ड होता है। तो स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारी, स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारे उसके प्रकार होते हैं। बट लेकिन जो ऐसे आपने कुत्ता देखा तो कुत्ता एक स्पीसीज है, आपने बिल्ली देखी, बिल्ली एक स्पीसीज है, आपने स्क्विरल देखा, गिलहरी देखी, गिलहरी एक स्पीसीज है। क्लियर बच्चों? तो जितने भी आप वहाँ ऑर्गेनिजम्स देखते हो, प्लांट देखते हो, ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख नहीं पाओ, कीड़े, पौधे, एनिमल, जो भी आप देखते हो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक है बच्चों? और जो स्पीसीज है, जो हम जानते हैं बच्चों, जो हम जानते हैं वो कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन बच्चों। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। नीट का मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बच्चों आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपको बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बोर्ड के साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? तो 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटीज देखने मिलती है हमें स्पीसीज लेवल पे। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन इट। बच्चों बायोडाइवर्सिटी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में डाइवर्सिटीज़ होती है, उनके बीच में क्या होती है बच्चों? डाइवर्सिटीज़ होती है। तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितने प्लांट प्रकार के देखो आप, प्लांट को पढ़ने के लिए बायो ने अलग ही ब्रांच बना दी, बॉटनी, एनिमल को पढ़ने के लिए जूलॉजी, और बहुत होती है बच्चों। ठीक है ना? अगर आप आगे जाओगे, आपको इंटरेस्ट से पढ़ने में, तो आगे जाओगे आपको पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको अभी क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है ना बच्चों? आपका बेस है ना, आपको डॉक्टर बना है तो बेस आपको मजबूत होना चाहिए। अब एग्जाम में तो आप अच्छे लाओगे नंबर। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी बोला बच्चों, जैसे हम नए नए एरिया में जाएंगे, नए नए और नए, अगर या पुराने एरिया में भी जाएं, नए में जाएं पुराने में भी जाएं, हमें नए नए एनिमल देखने को लगातार मिलते रहेंगे। क्लियर? चाहे आप पुराने में भी जाएं, लेकिन अच्छे से खोज करें, अच्छे से खोजबीन करें, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, तो आपको कोई और जानवर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों? थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है आपके साथ, मुझे भी मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हमें पैराग्राफ, उसके बाद हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? आपके लिए होमवर्क में थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप बता देना मुझे, ठीक है ना? आप कमेंट में आप लिख देना, बस आपके लिए इतना ही होमवर्क है। बाकी आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर ही रहे हो ना? फिजिक्स में बच्चों, केमिस्ट्री में मैंने देखा है बच्चों, ऑर्गेनिक बहुत प्रॉब्लम करती है बच्चों के लिए। ऑर्गेनिक अच्छे से आप कर लेना, ठीक है ना? ऑर्गेनिक आपका क्लियर रहेगा तो आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम में ऑर्गेनिक में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन है आपकी 11वीं में, अच्छे से उसे कर लो, पहले ही कर लो, ठीक है ना? तो अच्छा करेगा। फिजिक्स में तो आप पता ही, आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझो और फॉर्मूले करो, ठीक है ना? हम बायो हमारा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, मिलियंस बच्चों, मिलियंस ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यहाँ, प्लांट और एनिमल्स बहुत सारे हैं। हम अपने लेवल में, जैसे मान लो आपके एरिया में आप अपने प्लांट से आप बोलते हो बैगन को क्या बोलते हो? जैसे मैं यूपी से तो बोलता हूँ भाटा बोलता हूँ, यहाँ दिल्ली में बैगन बोलते हैं, और किसी एरिया में अलग अलग बोलते होंगे, ठीक है ना? तो सब आप जैसे अलग अलग जाओगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, ठीक है ना? जैसे आपके एरिया में आप देखना, आपके आलू को बोलते क्या हो? आलू बोलते क्या हो अपने एरिया में? और जैसे आप देखोगे आलू को ही हम मुंबई में बोलते हैं बटाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बटाटा बोलते हैं। दिल्ली में हम लोग उसे आलू बोलते हैं, बंगाली में अलग कोई बात होगी। तो बच्चों देखो, हर एक वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का नेम अलग होता रहता है, उनके लोकल, उनके एरिया में उनके नेम्स अलग होते रहते हैं, ठीक है ना? मुझे ये बताया है कि वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम अपने एरिया में प्लांट और एनिमल्स को अपने लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है ना?
दीज लोकल नेम्स वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस वेरी हो सकते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, देश के अंदर ही बच्चों, देखो देश में ही हमारे मुंबई है, वहाँ पे हम पोटैटो को बटाटा कहते हैं, बटाटा कहते हैं, और हमारे यहाँ दिल्ली में देखो, दिल्ली में ही में हम उसे आलू कहते हैं। तो यही कंफ्यूजन कर देता है बच्चों ना। बैगन को देख लो आप, यहाँ हम बैगन कहते हैं, और यूपी में ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों वहाँ कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं उसे भाटा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम दिल्ली में उसे बैगन बोलते हैं। क्लियर? तो ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लांट और एनिमल्स हम अपने लोकल लैंग्वेज में अलग अलग समझते हैं और बाहर वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? प्रोबेबली यू विल रिकॉग्नाइज दैट the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other to refer to organisms we are talking about। मान लो जैसे मैं हूँ बच्चा, जैसे मान लो मैं यूपी में गया या और कहीं अलग गया, तो मैंने बोला मुझे चाहिए बैगन चाहिए, तो समझ ही नहीं पाएंगे बैगन क्या है, तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप मतलब मुंबई में रहते हो, आप मुंबई गए हो पहली बार, अरे समझ लो, कोई बात कहानी समझो थोड़ा सा, आप मुंबई में पहली बार गए, वहाँ आपने किसी ने आपसे बोला आप ठीक है आलू की सब्ज़ी बना दो, तो जो आपकी जो मेड रहेगी, जो आपकी नौकरानी रहेगी, आलू क्या होता है उसे समझ में नहीं आएगा, तो इस तरीके से उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, नेम वही है लेकिन हमें उसको कन्फ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर एक एरिया वाइज विद इन अ कंट्री वो नेम जो है चेंज होते रहता है बच्चों। ठीक, क्लियर? तो ये बच्चों ये अब बेस आपका क्लियर कर रहे हैं, हम नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपका बेस क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना? इस कारण से साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक ऐसा नाम रखते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों, इंडिया ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी आप, चाइना अमेरिका यूएसए जाओगे, वही नाम से अगर आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा बंदा इसी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? जैसे आप बोलोगे होमो सैपियंस, ये किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है ना? तो आप जाओगे तो वहाँ देखोगे, आप बोलोगे होमो सेपियंस तो समझ जाएगा अच्छा ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है। आप बोलोगे सोलेनम टुबरसम तो समझेगा आलू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप नाम बताओगे, जो इसका साइंटिफिक नाम बोलोगे तो उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जैसे आप अब इसमें एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा टेबल में, हाउस फ्लाई का दे रखा है, मैंगो दे रखा है, मैंगो फेरा इंडिका। जब आप मैंगी फेरा इंडिका बोलोगे तो समझेगा अच्छा मैंगो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, साइंटिस्ट ने उस एक जो हमारी स्पीसीज थी उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है बच्चों। ठीक है ना? और इसको किसने दिया था, इसको दिया था बच्चों कार्लस लिनियस ने। ये आपको बाद में पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही है। ठीक है बच्चों? आपके लिए कुछ क्लियर हुआ? आपको पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट करके बताना। अगर क्लियर है तो यस करना। ठीक है ना? अगर आपको क्लियर हुआ चैप्टर तो आप यस करना, इतना जितना हम टॉपिक डिस्कस किया है उसको यस करना। ठीक है ना? अब आपसे थोड़ा बच्चों पहले हम लोगों ने पढ़ा तो थोड़ा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। लाइफ की बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने थे, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्सियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, सेल्फ कॉन्सियसनेस आपको बताना है, सेल्फ कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है। कमेंट में आपको लिखना है, मैं हमेशा कमेंट चेक करता हूँ बच्चों। ठीक है ना? और आपको सेल्फ कॉन्सियसनेस बताना है। मतलब आपको 2 प्रॉपर्टी ऐसे बताएंगे बच्चों जो कि नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि नॉन डिफाइनिंग 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों? आप जरूर कमेंट में लिखो ताकि मैं पढ़ते रहूँ, ताकि मुझे समझ लगेगा आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता लगेगा आपको क्लियर हो रहा है एक एक लाइन। ठीक है ना? और आपको बताना है, हाँ, ऐसी 3 जो लाइन मैंने आपको बताई थी, 3 खासियत चीज़ें थी, उसमें एक मैं आपको बताता हूँ सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। उसकी 2 और लाइनिंग, 2 वर्ड्स क्या थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग के अलावा 2 और वर्ड्स क्या थे। ठीक है ना? सेल्फ रेप्लिकेशन, REPLI, रेप्लिकेशन के अलावा और 2 वर्ड्स कौन से थे वो बच्चों, तो वो आपको बताने हैं। ठीक है ना? ये आपका काम है इतना, और लगातार बच्चों लगातार पढ़ते रहो। ठीक है ना? कभी कभी आपके जी जलाने से, कभी कभी आपको लोग बोलते हैं अरे इतना पढ़ रहा है यार, ये आपको तंग मन नहीं करता होगा पढ़ने के लिए, क्या बताओ यही पढ़ना बच्चों आपको एक जीवन में इतना बड़ा इंसान बना देगा ना। तो आपसे मिलने के लिए, आपसे बोलो आपको टेस्ट करने के लिए तरसेंगे लोग। तो क्या पढ़ा बच्चों, मन से लगातार पढ़ते रहो। ठीक है बच्चों? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए हो बच्चों तो सब्सक्राइब करो, और शेयर करो बच्चों। शेयर करने से जो भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, उनको अगर आप एजुकेट कर पाओगे, ठीक है ना, आप उनको भी एक तरीके से पढ़ा पाओगे।
आपका एक शेयर उनको भी पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। देखिएगा मेरा दोस्त ही पढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा बच्चे के क्या प्रॉब्लम है, उस बच्चे पे हम सुधार करेंगे, ठीक है ना, उस कंसेप्ट पे हम सुधार करेंगे। या अपने आप पे अगर लगता है कि हमें सजेशंस कोई देना चाहते हो बच्चों, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सजेशन आपको पता लगना चाहिए तो आप सजेशन दिए। तो बच्चों एक बार दोबारा अगर चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय, पढ़ते रहो, हंसते भी रहो, खेलते रहो बच्चों, ठीक है, ओके।